बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन वैसे तो अगर एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन एनटेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम सॉल्व नहीं करते, हम इनको बैक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह आप इंडक्शन वाले क्वेश्चन को बैक सॉल्व कर सकते हैं। हम मोस्टली डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम वर्ड से हमें आइडिया हो रहा है, बाई मीन्स टू। ठीक है, टू टर्म्स की जो टर्म एक्सप्रेशन होगा उसे हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब टू टर्म्स हो सकती हैं ए प्लस बी स्क्वेयर, इस तरह ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी। ठीक है, ये सारी जो है दो दो टर्म्स वाली हैं, इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। अब बाइनोमियल एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है अगर सपोज कोई दो टर्म्स की कोई पावर है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पावर टू है तो हम इसको किस तरह एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपने याद किए हुए हैं। इसी तरह क्यूब का फॉर्मूला भी आपको आता होगा, पावर फोर का फॉर्मूला भी आता होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा आ जाए तो फिर हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं, वो है जी बाइनोमियल थ्योरम से हेल्प लेते हैं। मतलब सपोज एन कोई भी पावर हो जाए, एन एन वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, अप टू कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, जो भी होगा। ठीक है, हम इसको एक्सपेंड करते हैं एन सी जीरो, ये कॉम्बिनेशन एन सी जीरो, ए की पावर जीरो, एक्स की पावर, या ए की पावर एन लिख ले, एक्स की पावर जीरो लिख ले, ए की पावर एन, एक्स की पावर जीरो, प्लस नेक्स्ट कॉफिशिएंट आएगा एन सी वन, ए पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर वन। नेक्स्ट आएगा एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर टू, और चलता चला जाएगा। लास्ट में आएगा एन सी एन, ए पावर ये जीरो हो जाएगी, एन माइनस एन जीरो, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, n। तो अगर आप गौर करो तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर डिक्रीज हो रही है, पहले एन थी, फिर एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू जीरो तक। और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। और ये जो एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू है, ये बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स है। एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, अप टू एन सी एन, दीज आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। चैप्टर 7 में भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, ये वही है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन हो इसी टर्म का, उसकी कोई भी पावर हो, तो उसमें क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है जी द नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करेंगे, इसकी पावर को, जो टर्म्स कितनी बनेगी, द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of a plus b की पावर n is n plus 1। तो जो पावर होगी उसमें जस्ट एक आपने ऐड कर देना। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, इधर टू है तो टर्म्स कितनी निकली है इसकी, थ्री। अगर पावर फोर होगी तो टर्म्स होंगी फाइव, पावर सिक्स होगी तो टर्म्स होगी सेवन, जस्ट एक ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पेपर में आता होता है। बाइनोमियल थ्योरम में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जी एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करता है या नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, कभी नेगेटिव नंबर्स नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी बाइनोमियल थ्योरम के लिए। अगर नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन आएगी तो हम बाइनोमियल सीरीज पे चले जाएंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह बनता है जी, जो नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, जस्ट आपने क्या करना, पावर में एक ऐड कर दिया करना है। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप गौर करो नंबर टू पे, ये दो टर्म्स है हमारी, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये दो टर्म्स, इनमें देखें दोनों को पावर को अगर ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है, एन। इन दो टर्म्स में भी आप पावर को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, एन। कोई भी टर्म बाइनोमियल में उसका जो एक्सपोनेंट का सम होगा वो एन ही आएगा, जो भी पावर होगी वही होगा। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए एंड एक्स, हम ए और एक्स ले रहे हैं, कोई और नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, इन ईच टर्म इन द एक्सपेंशन
in the expansion is equal to its index. जो भी पावर होगी वही होगा। अगर पावर 2 है तो हर टर्म का जो एक्सपोनेंट का सम होगा वो भी 2 होगा, और अगर 4 है तो आंसर 4 होगा। फिर जिस तरह चैप्टर 7 में पढ़ा था, जो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर के इक्वल होगा। ठीक है। नंबर 4, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछा जाए, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है वो जस्ट आपने क्या करना होता है 2 की पावर n लेना, तो इन सारी टर्म्स का सम मिल जाएगा आपको जस्ट इस फॉर्मूले से। और अगर इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करेगा वो भी मैं लिख देता हूँ, इवन बाइनोमियल BC मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम भी लिख लें, उसमें जस्ट आपने क्या करना है -1 करा देना। इसी तरह इक्वल होगा सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, दोनों का फॉर्मूला ये है, इवन का कहे या ऑड का कहे तो आपने जस्ट क्या करना है 2 की पावर n-1 कर देना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बन सकते हैं टर्म का। जो टर्म का फॉर्मूला है कि आपसे वो कह दे जी 5th टर्म बता दें, वो कह दीजिए आपसे 6th टर्म बता दें, या कोई भी टर्म बता दें, उसका फॉर्मूला यदि NCR a की पावर n माइनस आर एक्स की पावर r, हम इसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं सारी की सारी एक्सपेंशन। तो अगर आपको 6 टर्म चाहिए t फॉर टर्म तो आप r को 5 पुट करना है, अगर आपको 7th टर्म चाहिए तो r को 6 पुट करना है, मतलब r हमेशा एक लेस रहेगा, मतलब अगर सपोज 7th टर्म है तो r की वैल्यू 6 होगी, अगर 10th टर्म है तो r की वैल्यू 9 होगी। ठीक है जी, क्लियर है। टर्म के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिडिल टर्म का। तो मिडिल टर्म दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नंबर 1, अगर तो जो आपका पावर जो है एक्सपोनेंट, अगर जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर है, ठीक है, तो मिडिल टर्म उसकी कितनी एक ही होगी, क्योंकि अगर ये इवन है मतलब सपोज अगर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी 3, तो ये ऑड हो गई। n इवन है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या बन रही है ऑड, तो इसमें मिडिल टर्म आपको एक ही मिलेगी। इफ n इज इवन then the middle term is then मिडिल टर्म इज n प्लस 2/2, पावर में एक ऐड कर दे और सॉरी ऐड कर दे और 2 से ही डिवाइड कर दे, ये मिडिल टर्म होगी और एक ही होगी। और नंबर 2 पे है, अगर इन केस आपकी पावर ही ऑड है, इफ n इज ऑड, तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगी इवन। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मिडिल टर्म हमें 2 मिलेंगी, कौन कौन सी होगी, एक मिडिल टर्म होगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म एल से मिलेगी, और जो सेकंड टर्म मिलेगी n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये दो टर्म्स मिल जाएंगे आपको व्हेन n इज ऑड। देखते हैं कि जी क्वेश्चन में हम इसको किस तरह हैंडल करते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़े ऐड कर रहा हूँ। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 n स्क्वायर n4 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। अच्छा, ऑप्शन अब लगी हुई है, आपको बताऊं किस तरह आपने सिलेक्ट करना है। अब बाइनोमियल कंडीशन में हमेशा एक कंडीशन दी होती है और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, और उसने पूछा हुआ है कि ये डिविजिबल किस नंबर के है, तो जस्ट आपने n की कोई एक वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, n को 2 पुट करना है। जब 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और 2 की पावर 4 2 की 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 में 60, तो ये 60 आपको आंसर है। ठीक है जी। अगर आपको इससे नहीं मिल रहा तो आप n को 3 पुट करेंगे, वो भी नहीं मिल रहा है n को 4 पुट करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट मतलब कौन सा ट्रू नहीं है, तो एक्सप्रेशन उसने दिए हुए ऑप्शन में आपने जस्ट बैक सॉल्व करना है इसको। किस तरह, ए ऑप्शन है, ए से हम चेक करेंगे, बी हमें नजर आ रहा है लेकिन हम ए से चेक करेंगे कि आंसर हमें नहीं पता कौन सा।
n की वैल्यू 1 पुट करें, जब 1 पुट करेंगे 2 की पावर 1 इज 1 और ग्रेटर देन 1, क्या 2 ग्रेटर देन 1 होता है? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारी डिलीट हो गई। इसी तरह यहाँ पे 1 पुट करके चेक कर लें, इधर 1 की पावर 4 1, 1 इज लेस देन 10, क्या 1 लेस देन 10 होता है? हाँ जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 2 पुट करेंगे, अगर मैं इधर 2 पुट करूं, सॉरी, अच्छा हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो पहली ऑप्शन में हम लिखे ये तो 2 इज ग्रेटर देन 1, ये तो करेक्ट है, 1 इज लेस देन 10 ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। इसी तरह इस पे आ जाए, अगर इधर मैं 1 पुट करूं तो 1 इज ग्रेटर देन ये 2 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड वाली ऑप्शन वैसे ही बच गई, तो वही आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं n को 1 पुट करूं, n को 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 इज 8 इज ग्रेटर देन 7 प्लस 1 8, 8 इज ग्रेटर देन 8, हाँ जी ये ट्रू नहीं है, क्योंकि 8 इक्वल टू 8 होता है, ग्रेटर देन 8 नहीं होता, तो यही हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, द समेशन फॉर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n, ये स्टार्ट में ही मैंने आपको जो एक्सपेंशन बताई है ये वाली, इसमें अगर देखें आप, में ये जो एक्सपेंशन मैंने लिखी थी a प्लस एक्स की पावर n, तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख के आपको दिखाया गया है कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये किस तरह हो सकती है। तो बड़ा आसान तरीका है, a प्लस बी की पावर n, देखें एन सी जीरो होता है, एक्सपेंशन इस तरह एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, अब देखें n ऊपर सेम रहता है लेकिन ये नीचे वाला चेंज हो रहा होता है, तो इसको हम r कर देते हैं, ये चेंज हो रहा है। और जो भी a की पावर n माइनस r और b की पावर r, देखिए r 0 1 2 3 इस तरह ये चेंज होता चला जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, i 0 to 1, और समेशन की फॉर्म, समेशन भी साथ लिखना है आपको, यहाँ पे r 0 टू इन्फिनिटी, और सॉरी इन्फिनिटी नहीं n तक जाएगा। अब i 0 टू n लिखा हुआ है, n c i a की बार r की जगह i भी यूज कर सकते हैं, इधर r यूज किया हुआ है और इधर k यूज किया हुआ है, देखिए सारे एक्सप्रेशन सेम है, जस्ट ये इंडेक्स जो है ये कभी r लिख दिया, कभी i लिख दिया और कभी k लिख दिया, तो इंडेक्स चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी, द सम ऑफ ऑल इवन एंड ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब अभी मैंने ऊपर बताया आपको, जो इवन कोएफिशिएंट है और ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, सारे कोएफिशिएंट का सम किसके इक्वल होता है? वो 2 की पावर n है। ये देखो, अगर सिंपल इवन की बात करेगा तो 2 की पावर n माइनस वन, ओड की बात करेगा तो 2n माइनस वन, जो कि ये है। तो हमें चूंकि सम इवन एंड ओड है तो 2 की पावर n माइनस वन, ये ऑप्शन हमारी सिलेक्टेड है। In expansion of x minus y की power 13, the coefficient of third term and dash of the terms are equal। अब देखिए थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, अगर थर्ड टर्म देखी जाए तो पहली टर्म में एन सी जीरो आएगा, दूसरी टर्म में एन सी वन आएगा, तीसरी टर्म में एन सी टू आएगा, ठीक है, तो ये थर्ड टर्म में एन सी टू होगा। अब ये किसके इक्वल है ये बताना है आपको, तो अभी हमने रिजल्ट लिखा था एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, चैप्टर 7 में भी हमने डिस्कस किया है। तो एन सी टू, एन की वैल्यू हमें दी गई है 13, तो हम इसको 13 यूज करेंगे, 13c2, तो 13c2 किसके इक्वल होगा? 13c11 के, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है अगर ये थर्ड टर्म है, ये nc2 है तो थर्ड टर्म होगी, तो 13c11 है तो ये 11, तो ये कौन सी टर्म होगी? 12th टर्म, एक टर्म ज्यादा आती है, ठीक है, तो ये 12th टर्म सिलेक्ट की हुई है, तो थर्ड टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो 12th टर्म के कॉफिशिएंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट है जी, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी जब एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसी टर्म आएगी जिसमें कांस्टेंट होगी, एक्स नहीं मिलेगा, तो ये किस तरह करना है? इसके लिए हम टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो लिखा गया है टी आर प्लस वन। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये जो सारी छोटी छोटी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, अगर ये आपको याद है तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए अभी टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, टर्म का फॉर्मूला है टी आर प्लस वन एन सी आर, क्योंकि a की वैल्यू दी हुई है 3x² बाई 2 की पावर n माइनस आर माइनस 1/3x की पावर r। अब n की वैल्यू तो 9 है लेकिन r का हमें नहीं पता कि कौन सा, हम यहाँ तो सारी एक्सपेंशन करें, सारी एक्सपेंशन करने के बाद देखें जी कौन सी टर्म है, तो वो अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, इतना टाइम नहीं है। r हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, किस तरह, ये आपने गौर से देखना है। सारे क्वेश्चन टर्म फाइंड करने के लिए हम इसी तरह हेल्प लेंगे, आपने इस जो भी पावर है उसको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, इस 9 को हम इससे पावर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, तो 9 टू क्या होगा 18। अब इसकी पावर और इसकी पावर को ऐड कर दें, अब देखो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर क्या है 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3,
वो नंबर माइनस करते जाए। अब 3 माइनस करना है आपको, ये क्या हो जाएगा 15, ये ये हो जाएगा जी 12, ये देन होगा 9। ये जो टर्म्स आपको मिल रही हैं ये एक्चुअली टर्म्स की पावर है, एक्सपोनेंट है ये, ठीक है। तो ये फोर्थ टर्म में पावर 9 होगी, फिफ्थ टर्म में पावर 6 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। पावर 0 का मतलब है अब ये कांस्टेंट टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4, 5, 6, सेवंथ टर्म, हमें सेवंथ टर्म फाइंड करनी है। तो सेवंथ टर्म फाइंड करने के लिए आर को क्या पुट करेंगे 6, ये हो जाएगा जी 9c6 3x² बाय 2 की पावर 9 माइनस 6 3 माइनस 1/3x की पावर R6 पुट किया हुआ है 6, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 9c6 x², ये x6 हो जाएगा और ये भी x तो कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया 3 की पावर 6, डिनोमिनेटर में आ गया सॉरी 3 की पावर 3, डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 3, और इधर माइनस में चूंकि पावर 6 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/3 की पावर 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9c6 हमें पता है 9c3 की इक्वल भी है, चैप्टर 7 में देखा, 3 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 3 विच इज 8, और 3 को हम लिख लेते हैं 8। 3 की पावर 6 है तो ये 3 की पावर एक्चुअली 3 रह गई, वो ये इससे कैंसिल हो गया। 9c3 को एक्सपेंड कर लेंगे तो हो जाएगा 987 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये आपको मैंने चैप्टर 7 में बताया था किस तरह एक्सपेंड करना है। 1/8 इंटू 3 की पावर 3, ये 8 कैंसिल हो गया ये 3 फैक्टोरियल है, तो ये 9 और ये इससे कैंसिल होगा, 3 3 27 है, तो ये ऊपर 7 आ गया, नीचे 3 फैक्टोरियल 6 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 3। ये देखिए 7/18, सी ऑप्शन हमारा आंसर सिलेक्ट है। तो टर्म फाइंड करने के लिए आप ये जो अभी मैंने ट्रिक बताया है ये बड़ा हेल्प करेगा आपको टर्म की पोजीशन फाइंड करने। नेक्स्ट है जी, इफ द सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 256 देन नंबर ऑफ टर्म्स। अब जो ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम अभी मैंने बताया आपको, वो होता है 2 की पावर n-1। ये किसके इक्वल दिया गया उसने 256 के, तो n की वैल्यू बतानी है, n नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है ना आपको, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है आपको। तो 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 256, तो ये है 2 की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा 216, 2 की पावर, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 8 आएगा, तो बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, सो n-1 इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू 9 आ गई। अब n की वैल्यू अगर 9 है तो इस वक्त ये 9 आंसर नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अब उसने नंबर ऑफ टर्म्स पूछा होगा, तो ये तो आपको एक्सपेंशन की पावर आई है, जब जितनी पावर होती है तो टर्म्स हमेशा उससे क्या ज्यादा होती है, एक एक्स्ट्रा होती है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा 10, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है जी। हाँ अगर वो जस्ट एक्सपोनेंट पूछता तो फिर 9 ही था, लेकिन उसने नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हुई है तो हमने एक ऐड कर। नेक्स्ट है जी, द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ 11th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड में से आपको 11th टर्म बतानी है, एंड में से 11th टर्म बतानी है, तो क्या तरीका है उसको मैं अभी आपको कर देता हूँ। पहले आपको मैनुअल तरीका बताता हूँ, फिर इसको डायरेक्ट से बता देता हूँ। मैनुअल क्या है, उसी तरह पावर्स को आप एक्सपेंड करें तो ये 255 25, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इन दोनों की पावर्स को ऐड करें, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 3 3 माइनस करते जाएं तो ये 22 हो जाएगा, 22 के बाद 19 आ जाएगा, देन 16 होगा, देन 13, 10, 7, 4, 1, -2, -5, ये चलता चला जाएगा। अब टोटल टर्म्स कितनी बननी है, तो अगर पावर 25 है तो टोटल टर्म्स बनेगी 26। 26 टर्म्स लिखेंगे तो फिर एंड में से हम काउंट करेंगे जी 11th टर्म, तो ये तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो जब भी टर्म्स एंड से पूछे, अगर तो स्टार्ट से पीछे फिर तो कोई इशू नहीं है, 11th टर्म बतानी है तो 11th टर्म के लिए आर को आपने 10 पुट कर देना, तो वो तो आसान है। अब एंड से पूछिए तो एंड में अगर करना है तो जस्ट आप इन टर्म्स को चेंज कर दें, इस तरह टर्म्स की पोजीशन को चेंज कर दें। अब वो जो 11th टर्म एंड में थी वो स्टार्ट में आ गई है। अब स्टार्ट में जब आ गई है तो स्टार्ट में फाइंड करने के लिए आप ये TR+1 का फॉर्मूला है, NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R। अब हमें सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए, तो उसकी टर्म पूरी नहीं चाहिए,
तो 11th टर्म के लिए r को क्या पुट करेंगे 10, तो ये हो जाएगा n 25 है तो 25c 10, 25c 10 और a की पावर जो भी है उसको हमें जरूरत नहीं है। अब 25c10 आपको दिया गया है जो कि सी ऑप्शन में है। 25c10 आ गया, अब ऑप्शन में 25c10 है, इसका मतलब आपने ये सिलेक्ट नहीं कर देना अभी जल्दी से। 25c10 का जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होगा 25c15 होगा जो कि ऑप्शन में है, और यही हमारा राइट आंसर है, ये गलत आंसर है, ये नहीं आंसर, ठीक है। अब ये चेंज क्यों किए हैं हमने, देखो एंड से टर्म बतानी है, जब हम इसको चेंज करते हैं तो जो एंड वाली टर्म होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, लेकिन वो स्टार्ट में आने का मतलब ये नहीं, हमें तो एंड वाली बताने था, हमने सिर्फ कोफिशिएंट देखा है कौन सा किसके इक्वल था। 25c10 था तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो 20c15 आ जाएगा जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है जी। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ जी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन इज 405। अब टर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब है उसकी पावर जीरो, पावर जीरो उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया था 10 को इससे मल्टीप्लाई करें इसकी पावर 1/2 है, तो 10 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे 2 + 1/2 2.5, तो नेक्स्ट 2.5 माइनस करते जाए तो ये जीरो आ गया, तो ये जीरो इसका मतलब थर्ड टर्म में आ रहा है। तो थर्ड टर्म के लिए r को आपको पुट करना पड़ेगा 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 8 हो जाएगी एंड माइनस n/x² की पावर, तो 10c2। अब टर्म आपको दी गई है 405 में, वो इधर लिख देता हूँ 10c2, ये x की पावर 4 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में भी x की पावर 4 है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो n² आ गया। 10c2 को अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 × n², तो ये कितना हो जाएगा 405 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 × 9, ठीक हो गया जी। तो 10 इंटू सॉरी, हाँ जी 10 × 9 ये हो गया 90। अब 90 405 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू क्या है n² है, तो ये 90 किससे मल्टीप्लाई होगा, चेक करें जरा, 90 और 405 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4.5 × 2 9, तो n अगर 9 n² 9 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3, जो कि इस ऑप्शन में हमें आंसर दिया गया, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो टर्म का होता है, टर्म में नंबर ऑफ टर्म निकालनी आपको मैंने सिखा दी है कि वो किस तरह, यही मुश्किल काम है। बाकी सिंपल सी जो स्टार्ट में हमने इन्फॉर्मेशन बताई है वो आप याद कर लें, अगर वो याद है तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। थैंक यू वेरी मच।